ठीक है। तो यहां पर देखिए हम बात करें, यहां पर सिंपल सी देखिए बात करते हैं कि एक भूगोल शब्द जो है या जियोग्राफी जिसको कहा जाता है, जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं जियोग्राफी, ठीक है, या हिंदी में इसी शब्द को हम बोल देते हैं भूगोल, ठीक है। अब ज्योग्राफी शब्द जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है, ये से भी सीधा प्रश्न आपका बन सकता है कि द टर्म ज्योग्राफी वाज गिवन बाय एंड द टर्म ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू विच लैंग्वेज, कौन सी भाषा का शब्द है। ऑप्शन दे देंगे, लैटिन है, ग्रीक है, इंग्लिश है या हिंदी है, इस तरह से कई, संस्कृत है, कई ऑप्शन आपके बन जाएंगे। तो जियोग्राफी शब्द जो है, ध्यान रखना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है जियो और दूसरा है ग्राफी, ठीक है, जियो और दूसरा शब्द यहां पर आप देखें इसको ग्राफोस या ग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो जियो मीन्स होता है अर्थ, जियो मीन्स होता है क्या, पृथ्वी, या जियो मीन्स हम बोलते हैं अर्थ, ठीक है। और द ग्राफोस शब्द रिलेटेड टू, द ग्राफोस शब्द का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी का मतलब है अध्ययन करना, किसी भी चीज का अध्ययन या वर्णन करना। तो अध्ययन करना या वर्णन करना क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है ग्राफोस। तो दो शब्दों से मिलकर बना है, और ये शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, तो ये ध्यान रखना एक ग्रीक टर्म है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो ज्योग्राफी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, और इसका जिक्र जो है वो किसके द्वारा किया गया, तो आपको पता होना चाहिए, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज की हम बात करते हैं तो इरेटोस्थनीज के द्वारा एक किताब लिखी गई थी, एक किताब का विमोचन किया गया था, किताब यहाँ पर लिखी गई थी इरेटोस्थनीज, ठीक है, एक ग्रीक स्कॉलर थे, ये ग्रीक विद्वान थे, इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था जियोग्राफिया या जियोग्राफिका या जियोग्राफिया। तो जियोग्राफिया नामक पुस्तक जब लिखी गई थी तो इसी पुस्तक के आधार पर इस विषय की मान्यता मिली, ठीक है। तो ज्योग्राफी शब्द किसने दिया, अगर पूछा जाए तो ये किसके द्वारा दिया गया, इरेटोस्थनीज के द्वारा दिया गया, ठीक है। ज्योग्राफी शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, और ज्योग्राफी शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो इरेटोस्थनीज नामक विद्वान के द्वारा पृथ्वी से संबंधित कुछ तथ्य लिखे गए, और वो किताब थी जिसका नाम था जियोग्राफिया या जियोग्राफिका भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो जियोग्राफिया ध्यान रखें या जियोग्राफिका ध्यान रखें, इसी बुक के अंदर सबसे पहले पृथ्वी के बारे में जानकारी दी, इसी वजह से ध्यान रखना सामान्य तौर पर भूगोल का पिता भी इसको बोल देते हैं। अब ज्योग्राफी एज ए अध्ययन के रूप में देखा जाए, एज ए स्टडी के रूप में देखा जाए, तो इसके दो भाग थे। प्राचीन काल में जब यूरोप के विद्वानों ने इसका अध्ययन किया, ग्रीक वगैरह के लोगों ने जब इस अध्ययन किया पृथ्वी का, तो इसको दो प्रकार से अध्ययन किया, दो शाखाओं के रूप में इसका अध्ययन किया जाने लगा। एक कहलाता है क्रमबद्ध भूगोल और दूसरा कहलाता है प्रादेशिक भूगोल, ठीक है। तो इसका अध्ययन देखिए कैसे होने लगा आगे यहाँ पर। तो भूगोल जो है वो दो भागों में विभाजित हो गया, ठीक है। एक कहलाता है क्रमबद्ध भूगोल, सिस्टमैटिक जियोग्राफी, क्रमबद्ध भूगोल, और दूसरा इसी का भाग कहलाता है, इसको हम बोलते हैं प्रादेशिक भूगोल, प्रादेशिक
भूगोल। ठीक है, तो एक तो इसको बोलेंगे हम सिस्टेमेटिक जियोग्राफी, सिस्टेमेटिक जियोग्राफी, और दूसरा इसका पार्ट आ जाता है, इसको हम बोलते हैं रीजनल जियोग्राफी, रीजनल जियोग्राफी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है क्रमबद्ध भूगोल और क्या होता है सिस्टमेटिक ज्योग्राफी और क्या होता है आपका रीजनल ज्योग्राफी। तो सिंपल शब्दों में देखा जाए तो अगर हम बात करते हैं क्रमबद्ध भूगोल की, तो क्रमबद्ध भूगोल का सीधा सीधा मतलब है कि किसी एक भौगोलिक कारक को लेकर, वन जियोग्राफिकल फैक्टर को लेकर अगर हम समस्त पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, क्रमबद्ध भूगोल कहलाता है। भौगोलिक कारक क्या हो सकते हैं, भौगोलिक कारक में वहां कर पर्वतमालाएं हो सकती हैं, मैदानी भाग हो सकते हैं, पठार हो सकते हैं, वनस्पति हो सकती है, वेजिटेशन के बारे में हम बात कर सकते हैं, घास के मैदानों के बारे में मत या जलवायु के बारे में। तो किसी एक कारक को लेकर अगर हम समस्त पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो वो आपका कहलाता है क्रमबद्ध भूगोल। और अगर हम समस्त कारकों को लेकर अगर किसी विशेष स्थान का अध्ययन करते हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्रादेशिक भूगोल कहलाएगा। जैसे अगर पृथ्वी का अध्ययन करना हो गया, मतलब कोई भी एक कारक ले लिया हमने, जैसे जलवायु ले लिया, और जलवायु के आधार पर हमने पूरी पृथ्वी के स्थानों का अध्ययन किया, तो ये क्या कहलाएगा, क्रमबद्ध भूगोल कहलाएगा। और मान लीजिए हमने भारत का अध्ययन किया और उसमें सारे फैक्टर ले लिए, भारत की जलवायु, भारत में पर्वत श्रृंखलाएं, भारत में वनस्पति, भारत में मिट्टियां, तो समस्त कारकों को लेकर अगर किसी स्थान विशेष का अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, रीजनल ज्योग्राफी कहलाता है, प्रादेशिक भूगोल कहलाता है। जैसे राजस्थान का अध्ययन हम करते हैं, राजस्थान की जलवायु का अध्ययन करें, राजस्थान में पर्वत श्रृंखलाओं का अध्ययन करें, राजस्थान की मिट्टियों का अध्ययन करें, राजस्थान की वनस्पति का अध्ययन करें, तो ये समस्त भौगोलिक कारकों को लेकर अगर हम राजस्थान का अध्ययन करते हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्रादेशिक भूगोल कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। सिंपल सी इसकी परिभाषा है, तो इसको यहां पर लिख लीजिए, किसी भी एक भौगोलिक कारक को लेकर, किसी भी एक भौगोलिक कारक को लेकर समस्त पृथ्वी का अध्ययन किया जाए, अध्ययन किया जाए, तो उसे क्रमबद्ध भूगोल कहते हैं, तो उसे क्रमबद्ध भूगोल कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक जैसे भौगोलिक कारक की बात करें तो भौगोलिक कारक जैसे आपका हो जाएगा जलवायु, जलवायु, भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश, वनस्पति, मिट्टियाँ, मिट्टियाँ आदि। ये सारी चीज़ें में से कोई भी एक फैक्टर लेकर अध्ययन हम करते हैं तो ये क्या कहलाएगा, क्रमबद्ध भूगोल कहलाएगा। मान लीजिए हमने जलवायु लेकर पूरी पृथ्वी का अध्ययन कर दिया, या भौतिक प्रदेशों को, उच्चावच को लेकर, या वनस्पति को लेकर, या मिट्टियों को लेकर, तो किसी एक भौगोलिक कारक को पकड़कर अगर हम समस्त पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो वो क्रमबद्ध भूगोल के अंदर आता है। लेकिन हम समस्त कारकों को लेकर किसी स्थान विशेष का अध्ययन करें तो वो क्या कहलाएगा, वो प्रादेशिक भूगोल आपका कहलाएगा। तो लिख लें, जब
समस्त भौगोलिक कारकों को लेकर किसी प्रदेश या स्थान विशेष का अध्ययन किया जाए, तो उसे प्रादेशिक भूगोल कहते हैं। प्रादेशिक भूगोल कहते हैं। प्रादेशिक भूगोल इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की स्थिति थी। तो इस तरह से पहले दो ही भाग हुआ करते थे इसमें, ठीक है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि कोई एक भौगोलिक कारक को लेकर समस्त पृथ्वी का अध्ययन या सभी कारकों को लेकर हम किसी प्रदेश विशेष का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मानव का नाम नहीं आ रहा था। तो ये जो भूगोल है, भूगोल के विषय को एक अव्यवहारिक विषय माना जा रहा था, ठीक है। नॉन अप्लाइड इसको साइंस कहा जा रहा था, क्योंकि इसको मानव जीवन में अप्लाई नहीं कर रहे थे। मानव का यहाँ पर कोई नाम नहीं आ रहा था। हम भौतिक कारकों का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। पर्वत, पठार, नदियां, मैदान, वनस्पति, जलवायु, मिट्टियां, इन सब का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ मानव का कहीं भी कोई जुड़ाव या मानव का कहीं भी कोई संबंध नहीं दिखाई दे रहा है। तो उस समय क्या हुआ कि भूगोल को एक अव्यवहारिक विषय का दर्जा दिया जाने लगा। भूगोल को एक क्या कर दिया, एक नॉन अप्लाइड सब्जेक्ट जो है वो उसके रूप में दिखाई देने लगा। तो फिर यहाँ पर कुछ भूगोलवेत्ताओं ने क्या किया कि भूगोल की एक और ब्रांच निकाल दी, जिसका नाम दे दिया मानव भूगोल। अब मानव भूगोल में हम क्या देखते हैं, मानव क्रियाओं के बारे में देखते हैं। तो मानव को भी यहाँ पर जोड़ दिया। तो अब हम क्या करते हैं कि किसी भी स्थान विशेष की जलवायु को अध्ययन करते हैं, तो किसके आधार पर, मानव के आधार पर। वनस्पति मानव से प्रभावित होती है, मिट्टियां मानव से। तो यहाँ पर मानव जोड़ दिया गया। तो यहाँ पर तीसरा एक और विषय आ जाता है फिर मानव भूगोल। तो इसके बाद फिर एक और पार्ट आपका इसमें ऐड होता है, वो आपका क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है, या इसी को हम आर्थिक भूगोल भी बोल देते हैं। तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी आ जाता है। अब ह्यूमन ज्योग्राफी की बात हम करते हैं तो हम मानव की प्राथमिक क्रियाओं की बात करते हैं, कृषि से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं। उद्योग की बात करते हैं, द्वितीय क्रियाएं। तृतीय क्रियाओं में भी हम बात करते हैं। या अगर हम बात करते हैं मानव भूगोल की, तो मानव भूगोल में मानव की जनसंख्या के बारे में बात करते हैं, मानव बस्तियों के बारे में बात करते हैं, जनसंख्या का किस तरह से माइग्रेशन होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो फिर क्या हुआ कि सारे के सारे भूगोल के केंद्र में कौन आ गया, मानव आ गया। तो फिर ये व्यवहारिक साइंस कही जाने लगी। तो मानव भूगोल जो है वो एक और पार्ट इसमें जुड़ जाता है, इसको व्यवहारिक बनाने के लिए, अप्लाइड बनाने के लिए, कि किस प्रकार से भूगोल को भी मानव जीवन के कल्याण के लिए हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी एज ए साइंस के रूप में इसीलिए जाना जाता है। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें थोड़ी सी जान लेते हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जाने तो यहाँ पर पूछा जाता है कभी कभार कि प्राचीन क्रमबद्ध भूगोल का पिता। प्राचीन क्रमबद्ध भूगोल का पिता किसे कहते हैं? दूसरा, आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? ये आपसे पूछ सकते हैं, या ये भी पूछ सकते हैं
कि प्राचीन प्रादेशिक भूगोल का पिता किसे कहते हैं? प्राचीन प्रादेशिक भूगोल का पिता, या ये भी पूछ सकते हैं कि आधुनिक प्रादेशिक भूगोल का पिता किसे कहते हैं? आधुनिक प्रादेशिक भूगोल का पिता। तो ये कुछ पॉइंट ध्यान रखें। अगर बात आती है प्राचीन क्रमबद्ध भूगोल का पिता, तो इसमें आप नाम रखना किसका? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज को कहा जाता है प्राचीन क्रमबद्ध भूगोल का पिता। और अगर बात आती है आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल के पिता की, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसमें नाम आपको रखना है कौन? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम है कॉस्मोस। कॉस्मोस में इसने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में भी बात की है। ठीक है, उसके बाद प्राचीन प्रादेशिक भूगोल के बाद पिता की बात होती है, तो प्राचीन प्रादेशिक भूगोल का पिता क्या कहलाता है? हिकेटियस कहलाता है। हिकेटियस बोलते हैं। और आधुनिक प्रादेशिक भूगोल का पिता कहलाता है कार्ल रिटर। तो कार्ल रिटर को हम बोलते हैं आधुनिक प्रादेशिक भूगोल का पिता। तो ये कुछ चीजें हम स्टार्टिंग में भूगोल के बारे में थोड़ी सी याद रखें कि क्या क्या स्थिति यहाँ पर बनती है। ठीक है, तो प्राचीन क्रमबद्ध भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को, आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को, प्राचीन प्रादेशिक भूगोल का पिता हिकेटियस को, और आधुनिक प्रादेशिक भूगोल का पिता कहा जाता है कार्ल रिटर को। तो ये कुछ नाम इस तरह से आप थोड़े से याद रखेंगे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा याद रखें। अब देखिए, अब हम बात करें, ये तो स्टार्टिंग का बात हो गया, भूगोल शब्द से आप मतलब जान गए किसने दिया इस तरह से। उसके बाद हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं किसका? ब्रह्मांड से लेकर चलते हैं। ब्रह्मांड से किस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और फिर पृथ्वी के अन्य घटकों के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए शब्द, एक ब्रह्मांड शब्द अगर आपको बताया जाए और पूछा जाए कि ब्रह्मांड क्या होता है, ब्रह्मांड किसे कहते हैं, या यूनिवर्स किसे कहा जाता है? यूनिवर्स। ठीक है, तो ब्रह्मांड या यूनिवर्स की बात करें तो ब्रह्मांड शब्द से तो मतलब सीधा ही है कि ब्रह्मा के द्वारा जो चीजों को पैदा किया गया वो ब्रह्मांड कहलाता है। और यूनि माने होता है सिंगल और वर्ष माने होता है फैलाव। तो सिंगल वस्तु से जिसका निर्माण हुआ है वो क्या कहलाता है? यूनिवर्स कहलाता है। लेकिन इसकी सामान्य सी परिभाषा है, ब्रह्मांड में दो तरह के पदार्थ, दो तरह की चीजें, दो तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। एक ब्रह्मांड में वे पदार्थ, ब्रह्मांड में मौजूद वे पदार्थ जो हमें दिखाई देते हैं, और एक वो पदार्थ जो ब्रह्मांड में मौजूद हैं, ब्रह्मांड में उपस्थित हैं और हमको दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो दो चीजों के सम्मिश्रण से मिलकर बना है क्या? आपका ब्रह्मांड बना है। तो ब्रह्मांड की सिंपल सी परिभाषा हो जाएगी, सिंपल सी बात देखिए ब्रह्मांड के बारे में समझें तो ब्रह्मांड, ठीक है, वे पदार्थ जो ब्रह्मांड में उपस्थित हैं तथा दृश्य हैं। ठीक है, और वे पदार्थ जो ब्रह्मांड में उपस्थित हैं
उपस्थित हैं लेकिन अदृश्य हैं, नॉन विजिबल हैं, अदृश्य हैं। तो यहाँ पर वो पदार्थ हैं जो ब्रह्मांड में मौजूद हैं लेकिन ये कैसे हैं, नॉन विजिबल हैं, और ये वो पदार्थ है जो ब्रह्मांड में मौजूद हैं लेकिन ये कैसे हैं, विजिबल हैं, विजिबल। ठीक है, तो जो ब्रह्मांड में मौजूद हैं, दिखाई देते हैं, उनको हम क्या बोल देंगे, पदार्थ बोल देंगे। ठीक है, या वे वस्तुएं जो ब्रह्मांड में मौजूद है, पदार्थ की तरह यहाँ पर लिखिए, पदार्थ की जगह लिखिए वस्तु। वे वस्तु जो ब्रह्मांड में उपस्थित है और दृश्य है, उसको हम क्या बोल देंगे, पदार्थ बोल देंगे। और वे वस्तु जो ब्रह्मांड में, वे वस्तु जो ब्रह्मांड में उपस्थित हैं लेकिन अदृश्य हैं, उसको हम क्या बोल देंगे, ऊर्जा बोल देंगे। ये क्या कहलाएगा, ऊर्जा कहलाएगा। तो ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है, ब्रह्मांड पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर बना है। ठीक है, ब्रह्मांड दो चीजों से मिलकर बना है। एक वो चीज है जो ब्रह्मांड में मौजूद है और हमको दिखाई देती है, एक वो चीज है जो ब्रह्मांड में मौजूद है लेकिन हमको दिखाई नहीं देती है, अदृश्य है। तो इसी से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित होती है, फिर पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित होता है और ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित होती है। यही प्रक्रम आपका निरंतर चलता रहता है। तो ऊर्जा और पदार्थ के सम्मिश्रण से मिलकर बना है ब्रह्मांड। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ब्रह्मांड शब्द के बारे में। और इंग्लिश वर्जन अगर देखें तो यूनी माने होता है सिंगल और वर्ष माने होता है फैलाव। तो सिंगल वस्तु का जो फैलाव हुआ है वो क्या कहलाएगा, वो आपका यूनिवर्स कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए बात करें हम आगे, ब्रह्मांड का अध्ययन किस किस तरह से हुआ है। तो ब्रह्मांड के अध्ययन के बारे में कई प्रकार के मत आपके दिए जा चुके हैं या समय समय पर दिए जाते रहे। तो सबसे पहले ब्रह्मांड का अध्ययन का श्रेय जो जाता है वो क्लॉडियस टॉलमी नामक व्यक्ति को जाता है। क्लॉडियस टॉलमी ने 140 एडी के आसपास, 140 ईस्वी के आसपास क्लॉडियस टॉलमी ने पहले ये मत दिया था अपना कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड कैसा है, पृथ्वी केंद्रित है। मतलब पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे के सारे ग्रह और उपग्रह क्या करते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, मतलब पृथ्वी केंद्र में है और सारे के सारे सूर्य ग्रह उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। उसके बाद यही मानते रहे दुनिया के लोग, लेकिन 1543 में एक और विद्वान आपके अपना मत देते हैं जिनको हम बोलते हैं कि निकोलस कॉपरनिकस। तो निकोलस कॉपरनिकस ने 1500 साल बाद लगभग इस बात के बारे में बताया कि ब्रह्मांड पृथ्वी केंद्रित नहीं है, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, ना कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अब कोपरनिकस ने पूरा का पूरा यूरोप जो है, और यूरोप में आपको पता है चर्च की सबसे ज्यादा चलती थी और चर्च ही सुप्रीम माना जाता था, क्योंकि यूरोप में उस समय पुनर्जागरण नहीं आया था, लोगों के अंदर तार्किक शक्ति का विकास नहीं हुआ था, लोग बाग अंधविश्वासों पर और चर्च पर पूरा विश्वास करते थे। तो लोगों के अंदर जब तर्क शक्ति का विकास नहीं हुआ था तो लोग अंधा विश्वास करेंगे, और तर्क शक्ति का विकास हो जाएगा तो फिर उसका जवाब मांगने लग जाएंगे। तो वहां पर क्या हुआ कि जब 1543 के आसपास में निकोलस कॉपरनिकस ने टॉलमी के सिद्धांत को गलत साबित कर दिया, टॉलमी की हाइपोथेसिस को, परिकल्पना को जब गलत साबित कर दिया, तो कॉपरनिकस का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। और ये बताते हैं कि कॉपरनिकस को चर्च ने फांसी देने का आदेश भी दे दिया था। तो इस तरह से कॉपरनिकस को मारने का आदेश दिया, क्योंकि उसने बहुत पहले से चली आ रही संकल्पना को गलत साबित कर दिया। अब धीरे धीरे करके डेवलपमेंट शुरू हुआ। फिर आपका नाम आता है गैलीलियो का। गैलीलियो ने सबसे पहले दूरबीन की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाला व्यक्ति है, और दूरबीन जब बना ली, ब्रह्मांड का अध्ययन किया, तो फिर ग्रहों की खोज होना शुरू हो गई।
तो गैलीलियो ने कई सारे ग्रहों को खोज लिया, उसके बाद विलियम हर्शेल ने भी कई सारे ग्रहों को खोज लिया, फिर एडविन हब्बल ने अपना सिद्धांत दिया और हब्बल ने ब्रह्मांड के व्यास के बारे में जानकारी दी। तो इस तरह से देखा जाए तो धीरे धीरे करके इसका विकास होता रहा है। ठीक है, तो इसको हम जान लेते हैं क्या स्थिति बनती है। तो यहां पर देखिए कुछ नाम हम लिख लेते हैं, कुछ वैज्ञानिकों के नाम जो पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले लिखिए क्लॉडियस टॉल्मी। क्लॉडियस टॉल्मी, तो क्लॉडियस टॉल्मी ने 140 एडी के आसपास, 140 ईस्वी के आसपास अपनी एक संकल्पना दी जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी केंद्रित संकल्पना। पृथ्वी केंद्रित संकल्पना। ठीक है, इसको हम जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस बोलते हैं, जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस। ठीक है, तो जियोसेंट्रिक का सीधा मतलब है कि पृथ्वी क्या है, केंद्र में है ब्रह्मांड के, मतलब पृथ्वी केंद्र में है, पृथ्वी सेंटर में है और पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ बाकी सारे के सारे ग्रह या उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, ना कि पृथ्वी। ठीक है, ये संकल्पना थी, नाम से ही पता चल रहा होगा। उसके बाद क्या होता है, आगे जाके एक और जिसको हम बोलते हैं निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस। तो निकोलस कॉपरनिकस ने 1543 ईस्वी के आसपास, ठीक है, अपनी एक संकल्पना दी। इस संकल्पना को हम बोलते हैं सूर्य केंद्रित, सूर्य केंद्रित संकल्पना। और सूर्य केंद्रित संकल्पना या हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस, हेलियोसेंट्रिक तो इससे देखिए कैसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस विद्वान के द्वारा पृथ्वी केंद्रित संकल्पना को गलत साबित किया गया। ठीक है, तो पृथ्वी केंद्रित संकल्पना को गलत साबित किसने किया, निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा किया गया। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद एक और विद्वान का नाम आता है जिसको हम बोलते हैं गैलीलियो। गैलीलियो का नाम आता है और गैलीलियो ने 1609 ईस्वी में, ध्यान रखना, दूरबीन या टेलीस्कोप या दूरबीन की सहायता से, टेलीस्कोप की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाला, ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति। तो ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, गैलीलियो था। ठीक है, तो गैलीलियो ने 1609 में दूरबीन बना ली और दूरबीन की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन करना शुरू किया। तो प्रश्न यहाँ से ये बनेगा कि दूरबीन की सहायता से या टेलीस्कोप बनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, या टेलीस्कोप की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताइए। तो ध्यान रखना, ये पहला व्यक्ति कौन था, गैलीलियो था।
और गैलीलियो ने जब इसकी दूरबीन बना ली, तो गैलीलियो ने जब दूरबीन की खोज कर ली तो गैलीलियो ने पृथ्वी से झांकना शुरू कर दिया। ये पृथ्वी है और पृथ्वी से जब गैलीलियो ने दूरबीन को इधर घुमाया, दूरबीन से जब इसने इधर की तरफ देखा तो इसको कुछ खगोलीय पिंड दिखाई दे गए। इस तरह से इसने कुछ खगोलीय पिंडों को देख लिया, तो एक का नाम इसने रख दिया मरकरी और दूसरे का नाम इसने रख दिया वीनस। एक का नाम बुध कहलाया और दूसरा ग्रह क्या कहलाया, शुक्र कहलाया। इसने तो ग्रीक देवता पे नाम पर रखे, ये तो हमने नाम रख दिए बुध और शुक्र। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि गैलीलियो ने कोपरनिकस ने तो 1500 साल बाद बताया था, तो 600 एडी के अंदर ही 600 एडी में मतलब 1000 साल पहले भारत में एक महान वैज्ञानिक है बराहमिहिर। मध्यकालीन भारत को आपने देखा होगा, मध्यकालीन भारत में जो आपका गुप्त काल आता है और गुप्त काल में आप देखते हैं कि गुप्त काल को क्या कहा जाता है, इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का गोल्डन एरा कहा जाता है। तो उस समय खगोल शास्त्र और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत में चरम सीमा पर हुआ करती थी गुप्त काल के समय। उसी समय एक वैज्ञानिक का नाम आता है बराहमिहिर। बराहमिहिर के द्वारा 600 ईस्वी में ये बता दिया गया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। उसी समय आर्यभट्ट के द्वारा ये बता दिया गया था कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, कितने समय में ये अपना परिक्रमण पूरा करते हैं। ये सारी जानकारी खगोल शास्त्र की पहले भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा अपने गणितीय आंकड़ों के आधार पर दे दी गई थी, लेकिन उसका प्रचार प्रसार हम उतना नहीं कर पाए कि दुनिया उसका गुणगान कर सके। हम दुनिया का ही गुणगान करते रहें। तो मध्यकालीन भारत में आप ठीक ढंग से पढ़िए, इसको हम बोलते हैं खगोल शास्त्र साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। उसी समय चरक संहिता है, उसी समय आर्यभट्ट है, उसी समय आप पढ़ेंगे ब्रह्मगुप्त के बारे, ब्रह्मगुप्त जो गणितज्ञ माने जाते हैं, लीलावती, भास्कराचार्य के बारे में। तो भास्कराचार्य ने भी बहुत सारी चीजें इसमें बताई थी। तो ये सारी की सारी चीजें भारत में पहले हो चुकी थी, दुनिया को इसका बाद में पता चला था, लेकिन दुनिया ने अपने आप को इतना आगे बता दिया कि हम अपनी सारी चीजों को बता ही नहीं पाए। ठीक है, तो यहां पर देखिए गैलीलियो के द्वारा जब दूरबीन की खोज कर ली तो इसने 2 ग्रहों को इधर देख लिया, और जब इसने इधर की तरफ देखा तो इसको यहां भी कुछ ग्रह नजर आ गए। इस तरह से इसने इधर की तरफ भी कुछ ग्रहों के बारे में जानकारी ले ली और इन ग्रहों के नाम इसने रख दिए। एक का नाम तो रख दिया इसने मार्स, एक का नाम रख दिया इसने जुपिटर और एक का नाम रख दिया इसने सैटर्न नाम रख दिया गया। तो इसको हम बोल देते हैं मंगल, इसको बोल देते हैं बृहस्पति और इसको बोल देते हैं शनि। तो ये सारे ग्रहों को किसने देखा? सबसे पहले गैलीलियो के द्वारा देखा गया, और गैलीलियो ने पृथ्वी से इन ग्रहों को अपनी दूरबीन की सहायता से देख लिया। और गैलीलियो को दूरबीन से देखने का इतना ज़्यादा शौक था कि उसने जुपिटर के उपग्रहों की भी खोज कर ली, सैटर्न के उपग्रहों को भी उसने देख लिया था, और इतना ज़्यादा देखता था कि इसकी आंखें खराब हो गई और बुढ़ापे में अंधा हो गया था। तो गैलीलियो की आंखों की रोशनी चली गई थी क्योंकि इतना ज़्यादा दूरबीन का उपयोग हो गया था। उसके बाद एक और विद्वान का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, जो है एक ब्रिटिश खगोल शास्त्री हुआ करते थे, ब्रिटिश खगोल शास्त्री विलियम हर्शेल। तो विलियम हर्शेल का नाम आपको और ध्यान रखना पड़ेगा। विलियम हर्शेल ने 1805 ईस्वी में
अपनी दूरबीन की सहायता से, दूरबीन बना ली इन्होंने भी और आधुनिक दूरबीन बना ली क्योंकि ये तो पुरानी थी, नई हो गई। तो विलियम हर्शेल ने, ब्रिटिश खगोल शास्त्री विलियम हर्शेल ने 1805 में अपनी दूरबीन की सहायता से बताया कि, विलियम हर्शेल ने बताया कि हमारा सौर मंडल एक गैलेक्सी का छोटा सा अंश है, छोटा सा अंश मात्र है। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि हमारा सौर मंडल गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा अंश है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था विलियम हर्शेल ने। और विलियम हर्शेल ने एक और काम कर दिया, इसने सैटर्न के आगे देखा तो इसको एक ग्रह दिखाई दे गया और उस ग्रह का नाम इसने क्या रख दिया? यूरेनस। और हमने इसका नाम क्या रख दिया? अरुण रख दिया। ठीक है, तो अरुण ग्रह की खोज। ठीक है, तो अरुण ग्रह की खोज किसके द्वारा की गई? विलियम हर्शेल के द्वारा ही की गई। विलियम हर्शेल ने ही बताया कि हमारा सौर मंडल एक गैलेक्सी का छोटा सा अंश मात्र है और यूरेनस एक और ग्रह इसने खोज लिया। तो ये एक और अचीवमेंट आपका आता है, किसको लेकर? विलियम हर्शेल को लेकर आपका आता है। ठीक है, तो उसको लिख लीजिए। उसके बाद क्या होता है, एक और वैज्ञानिक की हम बात करेंगे। एक और वैज्ञानिक की बात करें तो यहाँ पर एक और वैज्ञानिक हैं जर्मनी के, जिनका नाम है एडविन पॉवेल हब्बल। एडविन पॉवेल हब्बल। ठीक है, एडविन पॉवेल हब्बल की देखिए बात करें तो इनका बहुत ज़्यादा योगदान है ब्रह्मांड के अध्ययन में। पहली चीज़ तो इन्होंने एक दूरबीन की बना ली थी जिसको हब्बल दूरबीन के नाम से भी जाना जाता है। और हाल ही में नासा के द्वारा एक बहुत बड़ी दूरबीन का निर्माण किया गया है जो विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन कहलाती है, उसका नाम भी हब्बल दूरबीन के नाम पर रखा गया है। ठीक है, हब्बल दूरबीन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो यहाँ पर एडविन पॉवेल हब्बल ने 1925 के आसपास 1925 ईस्वी में बताया कि, एडविन हब्बल ने बताया कि ब्रह्मांड का आकार निरंतर बढ़ रहा है, या ब्रह्मांड के आकार में निरंतर वृद्धि हो रही है। ब्रह्मांड के आकार में निरंतर वृद्धि हो रही है, निरंतर वृद्धि हो रही है तथा ब्रह्मांड का व्यास लगभग, ब्रह्मांड का व्यास, डायमीटर ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का व्यास लगभग 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। तो इसने एक चीज और बता दी, इसने बताया कि ब्रह्मांड कोई स्थिर नहीं है, ब्रह्मांड लगातार क्या कर रहा है? लगातार ब्रह्मांड में वृद्धि हो रही है। और ब्रह्मांड में लगातार जब विस्तार होगा तो जाहिर सी बात है ब्रह्मांड में वृद्धि होगी। ठीक है, और इसने बताया कि ब्रह्मांड का जो विस्तार है वो आपका 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। ठीक है, प्रकाश वर्ष आप जानते होंगे किसी को कहते हैं, तो 250 करोड़ प्रकाश वर्ष की इसने बात की। ठीक है,
प्रकाश वर्ष क्या है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। पहली चीज तो ध्यान रखना, ये दूरी नापने की इकाई है, ठीक है। प्रकाश वर्ष का मतलब है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन ए ईयर। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें क्या होती है प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो ये लगभग आपकी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें प्रकाश वर्ष क्या होता है, ठीक है। तो ये जो आपका 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हब्बल यूनिट बोलते हैं। इसी को हब्बल इकाई के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि एक हब्बल इकाई का मान कितना है निम्नलिखित में से, तो एक हब्बल इकाई का मान आप तुरंत बता देना कौन से इतना है? 250 करोड़ प्रकाश वर्ष के बराबर है, ठीक है। तो ये इसने बताया कि किस प्रकार से ब्रह्मांड लगातार बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है ब्रह्मांड में, और साथ साथ में इसने ब्रह्मांड के व्यास की नाप बता दी। तो इसी आधार पर इसने क्या किया? इसको हब्बल इकाई के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हब्बल इकाई किसे कहा जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। हब्बल इकाई हम किसको बोलते हैं? हब्बल इकाई 250 करोड़ प्रकाश वर्ष को कहते हैं। तो ये कुछ वैज्ञानिकों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या होता है कि कुछ सिद्धांत आपके पूछे जाते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। और जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो आप जानते ही हैं, जिसको हम बोलते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। तो महाविस्फोट सिद्धांत की भी हम बात करेंगे, क्या है, किस प्रकार से इससे पता चलता है। तो देखिए यहां पर हम बात करें ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। ठीक है, द थ्योरीज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो थ्योरीज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की हम बात करें, थ्योरीज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में महाविस्फोट सिद्धांत है, पल्सेटिंग थ्योरी है, स्पंदन सिद्धांत भी हम एक बोलते हैं, और एक स्टेडी स्टेट थ्योरी भी है, वो भी आपसे पूछा जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मान्य सिद्धांत है वो आपका कहलाता है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो पहला सिद्धांत है जिसको हम बोलते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। तो सर्वमान्य सिद्धांत यही कहलाता है, किसके द्वारा दिया गया? तो ध्यान रखें जॉर्ज ई लेमेंटर के द्वारा दिया गया। लेमेंटर या लेमेंटर के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। अब दूसरा सिद्धांत जो इससे संबंधित है वो आपका कहलाता है साम्यावस्था सिद्धांत। साम्यावस्था सिद्धांत। ठीक है, या स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी,
स्टेडी स्टेट थ्योरी से सीधा मतलब है, ये दिया गया थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉन्डी। हरमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड के द्वारा ये सिद्धांत आपका दिया गया, जिसको हम साम्यावस्था सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और तीसरा सिद्धांत दिया गया दोलन सिद्धांत या पल्सेटिंग थ्योरी, दोलन सिद्धांत, ठीक है, या पल्सेटिंग थ्योरी बोलते हैं। पल्सेटिंग थ्योरी जॉन सॉन्डीज के द्वारा दिया गया। जॉन इस तरह से है, ठीक है। अब इसमें महाविस्फोट सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत है, इसकी बात तो हम करेंगे ही डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये तीनों सिद्धांत सम्मिलित करने के लिए भी पूछे जाते हैं, तो इनके सामने जो वैज्ञानिक जिन्होंने सिद्धांत को दिया था उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे साम्यावस्था सिद्धांत है, साम्यावस्था सिद्धांत या स्टेडी स्टेट थ्योरी का सीधा सीधा मतलब है, इसने ये बताया था कि ब्रह्मांड में ना तो कोई विस्तार हो रहा है और ना ब्रह्मांड सिकुड़ रहा है। ब्रह्मांड अपनी क्या है, उसी स्थिति में है, उसी स्थिति में ब्रह्मांड आपका रहता है जैसे पहले से हजारों अरबों वर्षों से ये आपका मौजूद है, ठीक है। लेकिन ये थ्योरी गलत साबित हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है और इसने बोला कि ब्रह्मांड क्या है, स्टेडी स्टेट सिस्टम है, साम्यावस्था की स्थिति में है, ठीक है। और दूसरा है दोलन सिद्धांत या पल्सेटिंग थ्योरी। पल्सेटिंग थ्योरी ये कहती है कि ब्रह्मांड जैसे अभी जो है ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, लेकिन फिर से ब्रह्मांड अपने स्थान पर आ जाएगा, फिर से फैलेगा, फिर से अपने स्थान पर आ जाएगा, जैसे पल्स आपकी चलती है, दोलन होता है, इधर जाता है फिर बीच में, फिर इधर जाता है फिर बीच में, ऐसी स्थिति के बारे में इसने बताया। तो ये भी सिद्धांत आपका मान्य नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत आपका माना जाता है जिसको हम बोलते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। तो उसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो जान लेते हैं क्या है महाविस्फोट सिद्धांत। तो हेडिंग डाल लीजिए महाविस्फोट सिद्धांत। या बिग बैंग थ्योरी। सिंपल है, पढ़ते आ रहे हैं हम बहुत पहले से इसके बारे में। तो बिग बैंग थ्योरी मेनली जो इसकी जो एकदम से रिफाइंड जो थ्योरी आई थी वो 1967 में आई थी। हालांकि 1890 से ही सिद्धांत ये आपका जाना जाता है, 1890 से ही। तो बिग बैंग थ्योरी तो पहले लिख लें, जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा दी गई, जॉर्ज लेमेंटर, ठीक है। तो जॉर्ज लेमेंटर ने बताया कि लगभग 15 अरब वर्ष पहले, 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड क्या था कि एक ही छोटी सी वस्तु में समाहित था, और उस छोटी सी वस्तु को इसने नाम क्या दिया, सिंगुलैरिटी नाम दिया। इसने कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है एक डार्क हैवी मैटर के अंदर समाया हुआ था। इस डार्क हैवी मैटर के अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड था, ठीक है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड किसके अंदर था, इसी डार्क हैवी मैटर, ठीक है। और इस डार्क हैवी मैटर को इसने नाम क्या दिया, सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी या विलक्षणता। विलक्षणता इसको नाम दिया गया। अब ये घटना कब हुई, इसमें विस्फोट हो गया
और जाहिर सी बात है किसी भी चीज को आप बहुत ज्यादा दबाओगे और इतना ज्यादा दबा दो कि उससे ज्यादा दब ही नहीं सकता है, तो फिर उसमें क्या होगा, फैलाव होगा, विस्फोट होगा। तो 15 अरब वर्ष पहले, 15 अरब वर्ष पहले, 15 अरब वर्ष पहले यहां पर क्या हुआ कि इसमें विस्फोट हो गया, बिग बैंग हो गया, और बिग बैंग हुआ तो यही चारों तरफ क्या हो गया, फैलता चला गया। ठीक है, अब इसमें जब विस्फोट होता है तो विस्फोट की घटना मान लीजिए यहां पर होगी, तो ये कण इसके चारों तरफ जाएंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, इस तरह से। ठीक है, तो इसने ये बताया कि ये जो ब्रह्मांड फैल रहा है ये इसी विस्फोट का परिणाम है। ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार हो रहा है, और विस्तार क्यों हुआ कि जो 15 अरब वर्ष पहले जहां विस्फोट हुआ है उस विस्फोट की प्रक्रिया में ही धीरे धीरे आगे की तरफ क्या हुआ, धीरे धीरे आगे की तरफ बहुत सारा सौरमंडल या गैलेक्सी बनती चली गई। ठीक है, मतलब यहां पर पहले क्या थे, आयंस थे। मान लीजिए यहां पर क्या थे, हाइड्रोजन के आयंस थे, और हाइड्रोजन के आयंस ने मिलकर हाइड्रोजन गैस बना ली, और हाइड्रोजन गैस जब आपस में टकराई, नाभिकीय संलयन की क्रिया हुई, तो जाहिर सी बात है ब्रह्मांड क्या होगा, दृश्य हो जाएगा। पहले जब यहां पर विस्फोट हुआ तो ब्रह्मांड दृश्य नहीं था। ब्रह्मांड दृश्य कब हुआ, ब्रह्मांड दृश्य होता है 13.7 अरब वर्ष पहले। 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड में पहली बार एक तारा नजर आया। 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड, लिख लेना, पहली बार दृश्य हुआ। ब्रह्मांड पहली बार दृश्य हुआ। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आगे चली, मतलब यहां पर नाभिकीय संलयन की क्रिया हुई, और इस नाभिकीय संलयन की क्रिया के कारण यहां पर क्या हुआ, विस्फोट हुआ, और विस्फोट से क्या हुआ, लाइट निकली, तो ब्रह्मांड दृश्य हो गया, मतलब तारों का निर्माण शुरू हो गया। ठीक है, तो तारे बनने की प्रक्रिया यहां से शुरू होती है, और धीरे धीरे करके आगे जाके तारों ने क्या किया, झुंड बनाना शुरू कर दिया, और यही झुंड लगातार क्या हो रहे हैं, विस्तृत और विस्तार करते चले जा रहे हैं। तो इसी से क्या हो रहा है, गैलेक्सी का निर्माण होता चला जा रहा है, और गैलेक्सी लगातार अपना आकार बढ़ाएगी, आकार बढ़ाती चली जाएगी, तो ये गैलेक्सी एक दूसरे से क्या होगी, दूर होती चली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये स्थिति बनती है जो जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा बताई गई। तो जॉर्ज लेमेंटर ने यह बताया कि संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किससे हुआ है, एक डार्क हैवी मैटर में विस्फोट के कारण हुआ है। ठीक है, तो जॉर्ज लेमेंटर ने बताया कि संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण 15 अरब वर्ष पहले 15 अरब वर्ष पहले डार्क हैवी मैटर में विस्फोट के कारण हुआ है। ठीक है, तो ये स्थिति बनती है किसको लेकर, ये स्थिति आपकी बनती है महाविस्फोट सिद्धांत को लेकर। तो महाविस्फोट सिद्धांत में इन सारी चीजों के बारे में बताया किसने, जॉर्ज लेमेंटर ने। अब जॉर्ज लेमेंटर के ये जो सिद्धांत है, जॉर्ज लेमेंटर के सिद्धांत को सही साबित करने के लिए
इसके सिद्धांत को सही साबित करने के लिए एक यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च है जिसको सर्न बोलते हैं। सर्न जो है स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में पड़ता है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर है। सर्न जो बहुत बड़ा केंद्र है, 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। तो सर्न ने ब्रह्मांड के जो छुपे हुए रहस्य हैं उसको जानने के लिए एक जो महाविस्फोट सिद्धांत है उसको दोहराने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या किया कि जमीन में लगभग 100 फीट गहरी और एक 21 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई और इस सुरंग के अंदर इन्होंने इस विस्फोट को दोहराने की बात करी, जिससे आपका डार्क हैवी मैटर की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये जितना मैंने अभी कराया इसको थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दूं, क्योंकि टॉपिक की अभी शुरुआत है, धीरे धीरे करके हम चलेंगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो यहां से देखिए हमने टॉपिक की शुरुआत की थी, बेसिक चीजें हम यहां पर जान रहे थे कि क्या क्या चीजें आपको समझनी है, यहां से शुरुआत की थी। तो पहले तो हमने टर्म के बारे में बताया कि ज्योग्राफी शब्द कौन सी भाषा से है, कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है, किसके द्वारा यह शब्द दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात हमने की इसके बारे में कि क्या इसके पार्ट है। तो शुरुआत में भूगोल के दो ही भाग हुआ करते थे, एक क्रमबद्ध भूगोल था और एक प्रादेशिक भूगोल था। क्रमबद्ध भूगोल का मतलब है कि किसी भी एक भौगोलिक कारक को लेकर अगर हम समस्त पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो वो आपका क्रमबद्ध भूगोल कहलाता है। क्रमबद्ध या प्राचीन क्रमबद्ध भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को कहा गया है और आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा गया है। दूसरी हमने बात की प्रादेशिक भूगोल की। तो प्रादेशिक भूगोल का सीधा सीधा मतलब है कि समस्त भौगोलिक कारकों को लेकर अगर हम किसी स्थान विशेष का अध्ययन करते हैं तो वो प्रादेशिक भूगोल कहलाएगा। और प्राचीन प्रादेशिक भूगोल का पिता हेकेटियस को कहा जाता है और आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल का पिता जो है वो कार्ल रिटर को कहा जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये नाम आपके हो गए, इनको याद रख लें। उसके बाद हमने बताया था ब्रह्मांड क्या है। तो ब्रह्मांड में दो पदार्थ हैं, दो चीजें, एक दृश्य है और एक अदृश्य है। तो ब्रह्मांड में जो मौजूद है और दृश्य है उसको हम पदार्थ बोलते हैं, और ब्रह्मांड में जो मौजूद है और अदृश्य है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ऊर्जा बोलते हैं। तो ब्रह्मांड ध्यान रखना ऊर्जा और पदार्थ का मिश्रण है। ठीक है, उसके बाद किस प्रकार से ब्रह्मांड के बारे में लोगों के द्वारा संकल्पना दी गई है, उसमें क्लॉडियस टॉलमी का नाम आपको ध्यान रखना है जिसने पृथ्वी केंद्रीय संकल्पना दी। निकोलस कोपरनिकस का नाम ध्यान रखना है जिसने पृथ्वी केंद्रीय संकल्पना को गलत करके सूर्य केंद्रीय संकल्पना दी। और गैलीलियो ने दूरबीन की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन किया और ये प्रथम व्यक्ति बने और इन्होंने कई सारे ग्रहों की खोज कर डाली। तो बुध है, शुक्र है, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये सारे के सारे ग्रहों की खोज किसके द्वारा की गई है, गैलीलियो के द्वारा ही की गई है। और उसके बाद 1805 में ब्रिटिश खगोल शास्त्री विलियम हर्शेल ने बताया कि ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, गैलेक्सी बहुत बड़ी है और इसका एक छोटा सा अंश जो है हमारा सौर मंडल कहलाता है। और इसने यूरेनस ग्रह की खोज भी कर डाली, अरुण ग्रह की खोज भी कर दी। ठीक है, उसके बाद आता है हब्बल का नाम। तो हब्बल का नाम ध्यान रखें क्योंकि हब्बल इकाई पूछी जाती है, कितने क्या है, तो हब्बल इकाई 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। तो इसने बताया था कि ब्रह्मांड निरंतर क्या कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है। ब्रह्मांड लगातार एक्सपेंड कर रहा है, निरंतर एक्सपेंड ब्रह्मांड करता रहा है। उसके बाद देखिए फिर हमने बात की थी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंध सिद्धांत है। इसमें 3 सिद्धांत ध्यान रखें, सुमेलित करने के लिए भी पूछ लेते हैं इनके वैज्ञानिकों के नाम। तो महाविस्फोट सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा दिया गया, साम्यावस्था सिद्धांत थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी के द्वारा दिया गया, और दोलन का सिद्धांत जो है वो जॉन सॉन्डीज के द्वारा दिया गया। तो इन सिद्धांतों को भी थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद मैंने बताया था कि किस प्रकार से बिग बैंग की घटना हुई और लगातार गैलेक्सी और अन्य सौर मंडलों का विकास होता रहा। तो ये शुरुआती पार्ट था इसका। धीरे धीरे करके हम और भी जानेंगे
तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से सर्न के द्वारा बिग बैंग थ्योरी की पुष्टि की गई। धन्यवाद सभी लोगों को जुड़ने के लिए, थैंक यू।